देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्रीन आ रहा है ना वहाँ से? था लाइट जलाने के बाद दिखेगा तो कैसा आ रहा है? ठीक है कि पहले ही ठीक था? अब देखिएगा तो वो एक ही लाइट है। हिमांशु, यहाँ की लाइट खोल दिया था रे, एक जो और लगा हुआ था लाइट। ठीक, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करें पार्टनरशिप फॉर्म। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म है क्या। तो देखिए पहले पार्टनरशिप जो एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इसका डेफिनेशन में दिया गया है, इसका डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कि मतलब पार्टनरशिप क्या है। कहा गया है पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एंड बिजनेस कैरिड बाय वन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसको बोला गया पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ठहराव है जो लाभ हानि को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। साथ ही साथ उनमें से सभी साझेदारों के द्वारा या किसी एक के द्वारा बिजनेस को चलाया जाना हो, उसको बोला गया साझेदारी संलेख, साझेदार बोला गया। ठीक है, तो इसमें आते हैं फिर क्या कहता है, इसमें आता है उसका फीचर, पार्टनर का फीचर क्या क्या हो सकता है। तो पहले थोड़ा लिख लीजिएगा उसका डेफिनेशन, क्योंकि इस पर हम बोर्ड पे लिखाएंगे तो लिखना संभव है नहीं। हालांकि डेफिनेशन वगैरह आता है ना तो बेसिक चीज़ इसलिए लिख लीजिए, लिखाना जरूरी भी है थोड़ा बहुत। लिखिए पार्टनरशिप, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा पहले से, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4, चूँकि सेक्शन वगैरह आता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4, इससे दो फायदा होगा। इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो लॉ भी कवर हो जाएगा। ठीक है, लॉ भी जो हम लोग का है, लॉ में भी आता है पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आता है। तो लिखेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस कॉमा देकर के लिखा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all मतलब कि बिजनेस कोई एक के द्वारा या सभी के द्वारा किया जाना हो, ठीक ना, उसी को बोला गया साझेदार। ठीक ना, जैसे कि देखिए अब इसमें कुछ फीचर्स है, मतलब क्या क्या इसका करेक्टरिस्टिक से कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो पहला इसका फीचर क्या होगा, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन पहला होगा इसका फीचर, पहले लिखाते हैं उसके बाद समझाएंगे। दूसरा होगा सम
एग्रीमेंट, कुछ ठहराव होनी चाहिए। तीसरा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ये हो गया बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। उसके बाद फॉर सम सर्टेन लीगल बिजनेस, कुछ निश्चित एक लीगल बिजनेस होनी चाहिए क्या, कानून तौर पे। उसके बाद शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस को बंटवारा होनी चाहिए। ऐसे देयर शुड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी, लेकिन शॉर्ट में लिखा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि उतना बड़ा लिखना है। एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, देयर शुड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो दोनों एक ही समझेंगे, ठीक ना, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। ये हो गया। उसके बाद कहता है टू और मोर अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप का लायबिलिटीज क्या होता है, LIA यहाँ पर ये छूट गया, ठीक है, लायबिलिटीज, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ओह सॉरी, अच्छा ठीक है, आप सीरियस लिख लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 आप लोग कंटिन्यू लिखते चलिए, 4 छूट करके 5 नहीं लिख पर करके 6 लिखा गया, ठीक है। तो ये देखिए पार्टनरशिप फॉर्म का एक फीचर्स है, मतलब देखिए डेफिनेशन में ही सारा चीज आ जा रहा है फीचर, क्या, क्योंकि उसी में कहता है 2 और मोर पर्सन है, मतलब पार्टनरशिप या रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, मतलब पार्टनरशिप जो है मतलब साझेदारी संलेख है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है उसमें, ठीक है, उसमें क्या एक ठहराव है, इसलिए कहता है सम एग्रीमेंट। वहां पर ऐसे भी हो सकता है देयर शुड बी ए सम एग्रीमेंट, ठीक है, ऐसे भी लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं सम एग्रीमेंट, मतलब कुछ ठहराव होनी चाहिए, ठीक है। ठहराव का मतलब कुछ एग्रीमेंट होनी चाहिए कि हमको जो बिजनेस करना है या कोई भी वर्क करना है तो इस प्रकार का होनी चाहिए, उसमें ये रूल्स रेगुलेशन होगा, उसको बोला गया ठहराव। अब ये नहीं कि हम लोग 3 आदमी मिल करके कोई काम करना स्टार्ट कर दिए और बाद में डिस्प्यूट हो गया कि नहीं हम इतना प्रॉफिट लेंगे, वो कहेगा हम इतना प्रॉफिट लेंगे, तो फिर डिस्प्यूट हो जाएगी, इसलिए कहता है कुछ एग्रीमेंट होनी चाहिए। फिर कहता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, मतलब ये कहता है कि बिजनेस से जो है उसमें से सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा चलाया जाना होना चाहिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 10 पार्टनर है तो 10 उसमें काम करेगा तभी होगा, कुछ ऐसा भी पार्टनर होता है उसको बोला गया स्लीपिंग पार्टनर होता है, कोई नॉमिनल पार्टनर होता है, जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जो उसमें एक्टिव कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। एक होता है नॉमिनल पार्टनर, वो इसमें किसी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही वो कैपिटल लगाएगा, ठीक है, ना ही उसमें वर्क करेगा, सिर्फ नाम दिया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान कर चलिए कोई ABC लिमिटेड खोला पार्टनरशिप फॉर्म, ABC पार्टनरशिप फॉर्म खोला, ये पैसा तो लगा दिया लेकिन इसको बिजनेस चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इस कंपनी का मार्केट में कोई नेम नहीं है, लेकिन AB सोचेगा यार हम लोग को बिजनेस तो करना है बट बिजनेस चलता नहीं, कैपिटल भी हम लोग के पास सफिशिएंट है, बिजनेस का लोकेशन भी अच्छा है, बट हम लोग को बिजनेस रन कर नहीं रहा है, तो ये कोशिश करेगा कुछ ऐसा पार्टनर को इसमें एडमिशन करवा ले ताकि उसका नेम से हम फेमस हो जाएंगे। जैसे मान कर चलिए अगर रिलायंस लिमिटेड आ जाएगा तो खुद सोचिए इसका अपने आप कई गुना आगे बढ़ जाएगा, हालांकि वैसा पर्सन जल्दी जाता नहीं किसी में, लेकिन फिर भी एक नेम, तो अगर वो नहीं आएंगे तो कम से कम AB से जो थोड़ा बड़ा है उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो जरूर आ जाएगा, क्या, तो वही बात है यहाँ पे कि नॉमिनी भी कोई पार्टनर होता है, मतलब उसका नेम काफ़ी होता है, वो ना पैसा लगाएगा ना ही वर्क करेगा, सिर्फ मानकर चलिए कोई X लिमिटेड है फेमस है, वो आ गया अपना नेम दे दिया, हाँ प्रॉफिट जरूर लेगा, इसलिए तो देखिए यहाँ है ये प्रॉफिट, देखिए कहाँ गया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट तो हर पार्टनर लेगा चाहे वो वर्क करे या ना करे, इसलिए बोला गया बिजनेस कैरिड ऑन
बाय ऑल और एनी ऑफ देम। उसके बाद कहते हैं सम सर्टेन लीगल बिजनेस, जो बिजनेस होना चाहिए एक निश्चित कोई लीगल होनी चाहिए, ये नहीं कि इलीगल। मानकर चलिए अब 3 आदमी मिल गया स्मगलिंग बिजनेस करने लगे तो फिर वो काम नहीं चलेगा। क्या लीगल होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, कानूनी तौर पे होनी चाहिए। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जब बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट बंटवारा का भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, आप देखिए कंपनी जब पढ़े होंगे ठीक ना, तो उसको बोला गया है लिमिटेड होता है लायबिलिटी, बट पार्टनरशिप का होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब समझिए, जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल है, अभी कुछ दिन पहले हमको लगता है 2-4-5 साल पहले जो अभी तक चर्चा चल ही रहा है, विजय माल्या का नेम सुने होंगे क्या। उनका बहुत सारे फ्लाइट था, उस फ्लाइट सब ऊपर से नीचे करवा लिया गया, गवर्नमेंट ले लिया, सीज कर लिया। क्यों? क्योंकि मतलब वो पैसा नहीं दे पाए। लेकिन देखिए क्या है वहाँ पे उनको एडवांटेज क्या मिला, पेपर वगैरह में देखिएगा 1000 करोड़ से ऊपर वो लोन ले रखा था, ठीक है। वो लोन को नहीं दे पाए, तो नहीं दे पाए तो उनको एडवांटेज क्या हुआ, उनको सिर्फ बिजनेस का जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी, वही सीज किए गवर्नमेंट। उनका पर्सनल जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होगा उसको गवर्नमेंट सीज नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि कंपनी का लायबिलिटी जो होता है लिमिटेड होता है और पार्टनरशिप का अनलिमिटेड होता है, तो उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। देखिएगा अभी भी वो IPL में पैसा लगाते हैं, 1000 करोड़ रुपया उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि वो दिवालिया ऑलरेडी है। वो IPL तो उनका चलता है ना, किंगफिशर का जो शायद कौन है, RCB कौन है, शायद RCB ही शायद है उसका, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर RCB है। तो उसमें पैसा लगाने के लिए है, कितना पूछता भी है, तो कहता है यार वो तो मेरा कंपनी ने डूबा है, ये तो मेरा खुद का पैसा है। अगर वही आप पार्टनरशिप फॉर्म है या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका घर का जो प्रॉपर्टी आप यदि लोन नहीं देंगे तो वो भी आपको सीज कर लिया जाएगा। इस हाँ कंपनी है तो वो सिर्फ कंपनी से, हाँ कंपनी से ही पैसा लेगा, वो कंपनी को ही पहचान रहा है। कंपनी को ही बेचेगा। हाँ अगर मतलब पार्टनरशिप हाँ तो उसमें मेरा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, हाँ वो भी आपको ले लिया जाएगा। हाँ, या सोल प्रोप्राइटर है, जैसे अब छोट मोट दुकानदार है, 2-4-5 लाख लोन लिया, ठीक है, उसका दुकान बंद हो गया, पैसा नहीं चुकता कर पाया बैंक को, तो आपको घर पे धावा बोलेगा। क्योंकि इसलिए देखिए मोर्गेज वगैरह करवा लेता है बैंक कि आप उतना को प्रॉपर्टी दीजिए। हालांकि मोर्गेज तो कंपनी से भी करवाती है, तो वो तो उस समय एग्जिस्ट में रहता है कि 100 करोड़ की कंपनी है तो चलो 50 करोड़ रुपया लोन ले रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो तो नहीं ना जान रहा है ये 100 करोड़ से सीधे आ जाएगा 40 करोड़। तो पहले ही हालांकि वो कुछ फ्रॉड कर लिया था इस तरह से कि हमको कंपनी को दिवालिया करना ही है, ठीक ना। तो ऐसा इसलिए कि पहले से प्लान बनाए थे वो, जैसा लग रहा है। तो ये समझ अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि यदि आपका कंपनी डूब गया, कंपनी क्लोज हो गई, तो आपका जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, प्राइवेट एसेट्स है, उसको बेच करके आपको लोन को चुकता करना पड़ेगा, जिससे आप पैसा लिए हुए उसको आपको देना पड़ेगा। उसको बोला गया अनलिमिटेड लायबिलिटीज। मतलब आपका लायबिलिटीज फिक्स नहीं है, जितना आप किसी से लिए पैसा आपको सबको सब देना पड़ेगा बेच कर। अनलिमिटेड लायबिलिटीज में लिखवा भी देना एक लाइन तो याद रहेगा, बाकी सब कैसे भी इसमें मतलब क्या लिखवा दें, डेफिनेशन टाइप से कुछ ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए। अनलिमिटेड का मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच करके ले लिया जाएगा पैसा, ठीक ना, ये समझिएगा। प्राइवेट मतलब पर्सनल, हाँ पर्सनल जो आपको खुद का है, आपको घर का भी संपत्ति है, चाहे आप बैंक में बैलेंस रखे हुए, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी आपको वो देना पड़ेगा बेच करके। कंपनी में हम अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किए, हाँ मान लीजिए उसी को रख के मैंने लोन लेके उसमें लगाया, ठीक है, तो फिर वो तो जाएगा नहीं तो वहाँ पे ये हो जाएगा, आप बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो उसका एक अलग से अकाउंटिंग होगा आपको कि इसका मतलब ये माना जाएगा आप बिजनेस में जो दिए हैं, कोई प्रॉपर्टी मान कर चलिए बिल्डिंग लगा दिए, तो ये माना जाएगा कि आपने उस बिल्डिंग को बिजनेस से बेचा है। हाँ ये माना जाए, जैसे कैपिटल गेन पढ़े होंगे ना, उसका हमको पैसा मिल जाएगा। हाँ उतना आपको पैसा मिलेगा। तब ना देखते हो कैपिटल गेन में पढ़े होंगे टैक्स में, तो कहता है अगर कोई पर्सन विदाउट कंसिडरेशन को यदि ट्रांसफर कर देता अपना एसेट्स, ठीक ना, जिस स्टॉक ट्रांसफर में पढ़े होंगे कैपिटल गेन में पढ़ाए थे, तो उसको भी माना जाएगा सेल माना जाएगा। उसका कंसिडरेशन उतना होगा जितना उस समय फेयर मार्केट वैल्यू है। जैसे ये बिल्डिंग है तो अभी तो इसका होता ना एक एस्टिमेटेड इनकम, मतलब इसका एक वैल्यू होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग कि इस एरिया का इतना, इसका लैंड का इतना, 1 एकड़ का इतना दाम होगा, इस बिल्डिंग का इतना दाम होगा, उतना आपको माना जाएगा कि उतना में आप बेचे हैं। और जितना आपको लागत है उससे घटा करके उसी समय आपको टैक्स ले लेगा कंपनी, ये टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। चूँकि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी या बिजनेस के प्रॉपर्टी को एकदम इंक्लूड नहीं कर सकते ना, बिजनेस में कुछ कॉन्सेप्ट चलता है। ये हो गया आपको। आप देखिए पार्टनरशिप डेड लिखिए, इसी में होता है पार्टनरशिप डेड। क्या
वही बता रहे हैं। देखिए, एक होता है पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप डिड। अब देखिए पार्टनरशिप डिड क्या होता है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना होगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट बनाने के समय क्या होता है, ओरली नहीं बनाया जाता है, कुछ लिख करके, चूँकि लिख करके मान कर चलिए ओरली हम बना लेंगे तो क्या होगा, बाद में आप कह सकते हैं कि नहीं, आप बोले तो हमको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, आज आप हमको इतना दे रहे हैं। ओरली रहेगा तो ये भी कह सकता है कि मान कर चलिए कोई कहेगा कि नहीं 1 लाख लगाया था, कैपिटल कहेगा नहीं मेरा 2 लाख था, ऐसा हो सकता है डिस्प्यूट। तो इसीलिए एक पार्टनरशिप डिड बनाया जाता है। पार्टनरशिप डिड का मतलब एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, हाँ एग्रीमेंट हुआ, पार्टनरशिप डिड हुआ, एक प्रकार का एग्रीमेंट है, एक प्रकार के रिटेन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के फर्म से रिलेटेड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें मेंशन रहता है, ठीक है। उसका क्या नियम है, क्या कायदा है, उसका क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, उसका क्या ड्यूटीज है पार्टनर का, ये सारा चीज़ उसमें मेंशन रहेगा। साथ साथ क्या रहेगा वो देखिए, इसमें रहेगा फर्मों का नेम रहेगा, नेम ऑफ पार्टनर रहेगा, ईच एंड एवरी पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया गया है वो रहेगा लिखा हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। तो पहले लिखिए, थोड़ा सा डिफिनेशन इसको लिख लीजिए। लिखिए पार्टनरशिप डिड इज अ, पार्टनरशिप डिड इज अ, पार्टनरशिप डिड इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डिड इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट which contain all rules and regulation, all rules regulation framed by all partner, ठीक है। इट मेन, देखिए पहले समझिए, अब देखिए इसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज ना हो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पार्टनर के बीच डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसके लिए क्या चीज़ बनाया जाता है, तो पार्टनरशिप डिड बनाया जाता है, मतलब एक एग्रीमेंट बना लिया जाता होता है ना कि हम लोग अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग लेना पड़ता है, स्पेस लेना पड़ता है। तो स्पेस यदि लेंगे रूम, तो आपको पहले एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है कि हो सके आपको बिजनेस रन कर गया, ओनर कहेगा इसमें से दुकान आप क्लोज करो, तो आपको तो लॉस हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी आप मेहनत किए, तो एक एग्रीमेंट बनवा लिया जाता है कि इतने दिनों तक के लिए इतना उसका रूम रेंट होगा, इतने दिन तक आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। या आप एक तरह से लीगल के सामने एक एविडेंस बन जाती है, ओनर भी आपको नहीं हटा सकता और आप भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्या, तो इसलिए रूल्स रेगुलेशन बनता है। तो इसलिए ये पार्टनरशिप डिड बनती है, जो डिस्प्यूट फ्यूचर में अराइज ना हो इसके लिए बनाया जाता है, ये समझ गए। अब लिखेंगे पार्टनरशिप डिड, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पार्टनरशिप डिड इंक्लूड्स फॉलोइंग आइटम, मतलब पार्टनरशिप डिड में इस प्रकार से निम्नलिखित आइटम रहेगा लिखा हुआ। तो पहला इसमें क्या हो सकता है, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या सीधे लिखे नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ फर्म, ठीक है। दूसरा नेम ऑफ ईच पार्टनर, नेम ऑफ ईच पार्टनर मतलब सभी पार्टनर का नेम रहेगा लिखा हुआ, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ ईच पार्टनर।
तीसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, ठीक है। कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूशन किया, मतलब प्रत्येक पार्टनर का जो पूंजी है कितना इन्वेस्ट किया वो लिखा रहेगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग ऑल पार्टनर, मतलब प्रत्येक पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मतलब लाभ हानि अनुपात लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर के बीच जो ड्यूटी है उसके बारे में मेंशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सैलरी ऑफ ईच पार्टनर, सैलरी कमीशन ऑफ ईच पार्टनर, मतलब प्रत्येक पार्टनर कितना सैलरी कमीशन ले सकता है उसके बारे में मेंशन किया रहेगा, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट में ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना ड्राइंग कर सकता है फर्म से, ठीक ना। फिर लिखेंगे नेक्स्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब प्रत्येक पार्टनर जो ड्राइंग करेगा फर्म से उसमें उस इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, कितना से चार्ज किया जाएगा उस पर इंटरेस्ट, ठीक है। इन सारे बातों को इसमें मेंशन रहेगा। समझ गए बात को, कि मतलब फर्म से रिलेटेड जितना भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी पार्टनर का जो भी रूल्स रेगुलेशन जो एग्रीमेंट होता है सारा का सारा किस में लिखा रहता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बात आता है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब्सेंस का मतलब समझिए क्या होता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, पार्टनरशिप जो डीड होता है ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। साथ साथ क्या है, ये कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है क्या ये डीड बनाना कंपलसरी या ऑप्शनल है। तो हमेशा याद रखें ये ऑप्शनल है, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन फ्यूचर के एविडेंस के लिए बनाना कंपलसरी हो जाता है। जैसे अगर आप फर्म ओपन कर रखे 2-3 पर्सन मिल करके, किसी मान कर चलिए राम नाम के कोई पर्सन है, उसको आप 200 रुपया का सामान या 500 रुपया का सामान उधार बेच दिए, ठीक है। वो पर्सन आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, कोर्ट में केस करते हैं। तो केस करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको डीड मांगेगा कि इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या आप जो फर्म चला रहे हैं वो लीगल है या नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के सामने में कोई प्रूफ होनी चाहिए ना, क्योंकि लॉ के सामने तो ओरली बोलने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए नियम ये है कि यदि आप किसी पे सूट फाइल करते हैं 100 रुपया से ऊपर, ठीक ना, उस सिचुएशन में आपके लिए डीड कंपलसरी हो जाता है। इसका मतलब ये
कि आज न कल डिड बनाना कंपलसरी हो जाता है, लेकिन एग्जाम में नॉर्मल पूछेगा क्या पार्टनरशिप डिड बनाना कंपलसरी है, तो नहीं, ऑप्शनल है। ये हमेशा याद रखें। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन आता है ऐसे, दूसरा अकाउंटेंट के भी एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। CA CPT में भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसी को याद रखें। ऑब्जेक्टिव हम बता दे रहे क्या क्या हो सकता है इसमें। मिनिमम होता है 50, नहीं 50 कहते, मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 50 होता है, ठीक है। तो अब तो 200 कर दिया गया है। अब कंपनी एक्ट आ गया, वो बैंकिंग कंपनी के लिए होता है, लेकिन अब 200 हो गया मैक्सिमम। अब देखेंगे यहाँ पे ये डिड है। अब इसके बारे में क्या यहाँ पे लिखे, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड। अब्सेंस का मतलब उसके ना रहे तो। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, ठीक है। ये नहीं रहेगा बना हुआ, क्योंकि ये तो आप देखें पढ़ने के से पता ही चल रहा है कि ओरल है, ये मतलब कि ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल का मतलब कोई ऐसा भी होगा जो नहीं बनाया होगा, तो ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होगा। हम बोलेंगे नहीं, हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत किया, ऐसा होता है। कोई कहेगा नहीं, तुम ज़्यादा मेहनत किया है ठीक है, लेकिन कैपिटल हम ज़्यादा लगाए, ऐसा भी होता है क्या। तो आपस में सब डिस्प्यूट करेगा। तो इसके लिए रूल से गवर्नमेंट बना रखा है कि अगर कोई डिड नहीं बनाया रहेगा तो उसके लिए क्या क्या है, सो देखिए। नो सैलरी, नो सैलरी कमीशन अलाउड टू पार्टनर, ठीक है। मतलब कि किसी प्रकार के सैलरी और कमीशन कोई पार्टनर को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात लिखिए, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के बारे में भी रूल्स नहीं बनाए, क्योंकि डिड ही नहीं तो रूल्स तो नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन रहेगा, आपको रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे इक्वल रेशियो से बांटेंगे। उसमें ये माना जाएगा कि सब इक्वल मेहनत क्या है, सब इक्वल काम क्या है, इसलिए सबको प्रॉफिट को बराबर लेने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखेंगे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रखा है फर्म से तो उसको 6% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि जो ज़्यादा चालाक रहेगा वो क्या करेगा, ज़्यादा ही ड्राइंग कर लेगा, सोचेगा इंटरेस्ट नहीं देना है तो अपना रख लो, अपना यूज करते रहो पर्सनली, जबकि लॉस तो सबके लिए होगा। इसलिए नियम है कि कोई ज़्यादा ना ड्रॉ करे, इसलिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है, ये 6%। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में ये इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नॉट अलाउड एनी, नॉट अलाउड एनी, नॉट अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब किसी प्रकार का किसी को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर डिड बना रहेगा तो देखिए यहाँ पर रेट लिखा रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा, डिटर्मिन रहेगा कि इस रेट से आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। समझ गए इस बात को। तो इतना चीज़ को हमेशा याद रखिए। क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखना है कि जब वो कितना ड्राइंग करेगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं, वो कितना भी कर सकता है। हाँ उसको 6% के रेट से देना। हाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको खुद लॉस होगा, फालतू में ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं क्या, इसलिए
ये फिक्स कर दिया गया। कोई लोन एडवांस के रूप में पैसा दे रखा है तो उस पर 6% से इंटरेस्ट चार्ज होता है ना। कभी कभी मान कर चलिए ABC 3 पार्टनर है, जिसमें से मान कर चलिए A हो सकता है ज़्यादा पैसा वाला है, तो B और C बोला कि भाई तुम एक्स्ट्रा पैसा लगाओ ना, तो बोलेगा ठीक है मैं एडवांस के रूप में तो दूंगा 2 लाख या 5 लाख रुपया, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले एग्रीमेंट बनेगा तो उस फिक्स रेट से मिलेगा, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एम से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, चूँकि वो पैसा बाद में लगाया है ना एक्स्ट्रा के रूप में। समझ गए? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हुआ, वो इंटरेस्ट ऑन एडवांस हो गया, लोन हो गया। जैसे देखिए हम जब आए थे तो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर ही दिए, ये तो A और C बोला B को कि भाई तुम एक्स्ट्रा पैसे दो इसलिए कि तुम्हारे पास ज़्यादा पूंजी है, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तो हम तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि मेरा बिजनेस रन करे, तो एक तरह से हम एडवांस के रूप में न दिए, या यूँ कहे तो लोन। इसलिए कि यदि ABC फर्म कहीं दूसरे जगह से लाता पैसा तो उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ता। इन द सेम वे हम मेरा भी तो राइट बनता B को कि आप दीजिए हमको, क्या होता है, इसलिए ऐसा रूल्स बना हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पे इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, लेकिन अगर डिड नहीं बना रहेगा तो नहीं मिलेगा। उसका कोई रेट भी फिक्स है? नहीं, उसका कोई रेट फिक्स नहीं है, वो जो डिड में रहेगा वो रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो भी हम लिए कंपनी से पैसा उस पे हम इंटरेस्ट, हाँ 6%। तो ये मतलब इसके चेंज भी हो सकता है 6%? नहीं, चेंज नहीं हो सकता। देखिए अगर आपको समझिए बात को, डिड बना रहेगा ठीक ना, तो वहाँ पर रेट दिया रहेगा, उस रेट से हम लोग चार्ज करेंगे इंटरेस्ट को। 6% ही डिड में रहेगा? नहीं, डिड में कितना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है, अब्सेंस ऑफ डिड है। डिड नहीं बना रहेगा तो गवर्नमेंट के सामने जाएंगे, यदि डिस्प्यूट होगा कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये इस तरह से फैसला देगा। बात को समझ गए ना? लेकिन यहाँ जो डिड में मेंशन रहेगा तो वही रेट चलेगा। 10% हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चूँकि वो अपना एग्रीमेंट ही बना लिया ना, तो एक लिखित हो। तो उस अब्सेंस में वही आपको जो बिजनेस चला वो आप बताइए कि हम बिजनेस कर रहे हैं इतना दिनों से, आप कोई टैक्स वगैरह दे रहे हैं ना। हाँ, तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि जब आप फर्म स्टार्ट किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे ना, ठहराव आप नहीं बनाए, वो ओरली लिख बोल दिए हो ना, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे ना। उसमें नाम पड़ा होगा? हाँ, तो पार्टनर का नाम पड़ा होगा, ऐसा होता रूल। उसमें तो फिर कैपिटल जो जितना लगाया वो भी डाला गया होगा सर? हाँ, टोटल कैपिटल लिखाता है जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो टोटल, ये नहीं लिखा जाता है कि कौन कितना दिया पैसा, वहाँ पर टोटल लिखा जाता है। जैसे कंपनी के केस में शेयर कैपिटल होता है ना, इन द सेम वे यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन पार्टनर कितना इन्वेस्ट किया है सर? वो आप ओरली बनाए होंगे, तभी तो ये नहीं बना रखे ना डिड। ओरल जब है तो ओरल है, तो आप तो खुद ऐसा गलती किए कि आप लिख के नहीं रखे हैं। जब डिस्प्यूट होगा तब ना ऐसा सिचुएशन आएगा। अब सेंस का मतलब क्या हुआ, जब डिस्प्यूट होता तो ऐसा सिचुएशन, क्योंकि आप थर्ड पर्सन लोग के सामने कब जाते हैं, जब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो तीसरा पर्सन को कहते हैं आप थोड़ा सुलझा दीजिए झगड़ा को, क्या डिस्प्यूट को। तो कोई तीसरा पर्सन को तो बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो वो सिचुएशन में ये सब होता है, अदरवाइज जो यहाँ पे जो लिखा है वो सिस्टम से चलेगा। अब देखिए थोड़ा हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। उसमें अलग अलग मंथ होता है, ठीक ना, कभी रहेगा क्वार्टरली ड्रॉ कर रहा है, कभी ऐसा होगा कि मंथली ड्राइंग कर रहा है, कभी ये भी रहेगा कि मंथली में तो हो रहा है ड्राइंग लेकिन स्टार्टिंग में हो रहा है, ठीक है। कभी ऐसा रहेगा हर एक मंथ के लास्ट में ड्रॉ हो रहा है, कभी ऐसा रहेगा हाफ मंथली ड्रॉ हो रहा है लेकिन मंथ के स्टार्ट में हो रहा है ड्राइंग, कभी रहेगा हाफ मंथली हो रहा है लेकिन लास्ट में ड्राइंग हो रहा है। इस तरह से सिचुएशन रहेगा। तो हम लोग कितने मंथ का कैलकुलेशन करेंगे वो थोड़ा समझिए। जल्दी जल्दी इसमें टॉपिक पढ़ाना पड़ता है ना, तो बड़ा सा सिलेबस होता है। इतना चीज़ पढ़ने के लिए इंटर में हम लोग को 3-4 क्लास लगता है। एक टॉपिक दिमाग में की टॉपिक मेरा फिनिश हुआ था। हाँ, टाइम लगता है ना इसमें 30। अब यहाँ पे टॉपिक लिखिएगा। इसमें पूरा लेवल 12 का है, इसलिए तो हम बोले ये स्टार्ट कीजिए, बेटी मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। और भी याद नहीं है कुछ नहीं सर, न्यूमेरिकल्स भी बनवाइएगा। हाँ, मंथ ऑफ, ठीक, मंथ ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए कितने मंथ का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जब ड्राइंग होगा तो देखिए पहला ऐसा सिचुएशन हो सकता है ड्राइंग
यहाँ पर लिखेंगे पहला ड्राइंग बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप प्रत्येक महीना के स्टार्ट में क्या हो रहा है, फर्म से मान कर चलिए 1,000 रुपया आप निकाल ले रहे हैं। तो खुद सोचिए जनवरी में निकाले होंगे, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, इस तरह से। तो खुद सोचिए वहाँ पर तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग ना होगा, क्योंकि पहला जो निकाले पूरे 1 साल हो गया, दूसरा निकाले होंगे तो कितना दिन का होगा, 11 महीना, इस तरह से होगा। लेकिन उसको यूनिफॉर्म हम लोग कर देते हैं, ठीक ना। तो उस सिचुएशन में देखिए क्या होगा, आप हमेशा याद रखिएगा साल में हम लोग कितना मंथ होता है, 12 होता है। ठीक है, तो बिगनिंग का मतलब क्या होगा, 1 महीना बढ़ेगा, जो कि मान कर चलिए कोई लोन लिया 1 जनवरी को और कोई लिया 31 जनवरी, तो फैसला कितना, 1 महीना का है। लेकिन कहने को तो जनवरी है, लेकिन है 1 महीना का फासला, इसलिए बिगनिंग जब भी रहेगा तो उतना हम लोग ऐड कर देंगे 1। ठीक है, और सब में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। हमेशा याद रखिए जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 12/2 सब में होगा, बशर्ते कुछ बिगिनिंग में भी लिए तब तो 12 महीना ना हो गया, नहीं, तो यहाँ पे आपको 1 ऐड करना है, बिगनिंग फिर बताएंगे आपको कैलकुलेशन करके। देखिए जब भी बिगनिंग रहेगा तो हमेशा याद रखिए उसमें ऐड करेंगे, और इंड रहेगा तो उतना लेस करेंगे, और 12/12 सब में होगा। तो देखिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 13, यानी कि 6.5 मंथ, मतलब 6.5 महीना का कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। बात को समझ गए। देखिए जब भी आपको दिया रहेगा बिगनिंग, तो बिगनिंग में ऐड करेंगे, और इंड रहेगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। और 12/12 सब में होगा, क्योंकक्योंकि मंथ 12 होता है और 2 से डिवाइड इसलिए होता है, ड्यूरिंग द ईयर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। इन द सेम वे दूसरा में लिखिए ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हम लोग ड्राइंग तो कर रहे हैं लेकिन ईच मंथ के एंड में कर रहे हैं। अब खुद सोचिए जरा, प्रैक्टिकल आइए तो आपको अपने पता चल जाएगा। जैसे देखिए आप 1,000 रुपया ड्रॉ किए यहाँ पे, ठीक है, आप जनवरी में किए थे स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी मार्च, इसका मतलब 12 बार ड्राइंग किए होंगे। तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। ये 12,000 पे जो भी रेट रहेगा उसे चार्ज कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि प्रत्येक महीना के लास्ट में आप ड्राइंग कर रहे हैं। तब खुद सोचिए यहाँ पे भी आप 1,000 रुपया ड्राइंग कर रहे हैं तो कितना से मल्टीप्लाई होना चाहिए, कैसे होगा 11 से, आप खुद सोचिए। मान कर चलिए जनवरी तो इसमें भी हुआ होगा ना 31 को लिए, फिर फरवरी भी तो 28 हुआ होगा, फिर मार्च भी तो मान कर 31 हुआ होगा, तो 12 तो वो भी होगा ना। अब खुद सोचिए, हाँ, तो ये भी तो 12,000 हुआ। अगर सेम मंथ का कैलकुलेशन कर देंगे तो देखिए गलत होगा कि नहीं होगा। अब खुद सोचिए, पैसा तो इक्वल हो गया लेकिन ड्यूरेशन में तो डिफरेंस है ना। आप समझ में आया बात, इसलिए हम लोग एवरेज करते हैं। अब खुद सोचिए, चूंकि ये भी 12 बार निकाला होगा ना, मान कर चलिए वो भी 12 बार, मान कर चलिए कोई 1 जनवरी को निकाल रहा है, मतलब 1 तारीख को प्रत्येक महीना में। कोई क्या कर रहा है 10 तारीख को प्रत्येक महीना में निकाला है, प्रत्येक महीना को 10 तारीख। कोई निकाला प्रत्येक महीना के लास्ट में, मतलब 30 तारीख को जो मंथ है 30 को निकाला, 31 को 31। तो खुद सोचिए जो 1 तारीख को निकाला वो 1 महीना ज़्यादा ना पैसा को यूज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखिए 6.5 महीना हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 महीना का फासला होगा, इंड हो रहा है तो क्या करेंगे 12 - 1। इस टाइप का क्वेश्चन भी नेट में कई बार पूछा गया है कि अगर कोई पार्टनर, उसको एवरेज मान लिया जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन देगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि और लेंथी हो जाएगा वो, ठीक ना। जो आता है उसी टाइप पे हम बता रहे हैं, और वो कहीं भी उतना ही लिखा रहता है, तब उसको एवरेज माना जाता है। हम बताएंगे उसका भी नियम होता है। 12 - 1 बाई इतना, ये होता है 5.5 महीना। देखिए 1 महीना का फासला आ गया ना। तीसरा ड्राइंग ड्यूरिंग द मंथ।
तो ये होता है, देखिए आप समझिए, आप बोले 15 तारीख 16 तारीख ये बोले, तो उसको बोला गया ड्यूरिंग दी मंथ, मतलब कि मंथ के बीच में, ठीक है। तो बीच में निकाले, इसका मतलब न इसमें 1 ऐड होना चाहिए न लेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 महीना का कोई फासला नहीं है ना, इसलिए सीधे हम लिखेंगे 12/12, 12/12 इज इक्वल टू 6 मंथ। समझ गए बात को, ये हो गया ड्यूरिंग दी मंथ। हाँ, ऐसे 25 को निकालेंगे तो उसको इंड मान लिया जाता है, होता नहीं कि जैसे पॉइंट में हम लोग आंसर निकालते हैं तो 5.6 आया तो उसको 6 मान लेते हैं, 5.4 आया तो उसको 5 ही मानते हैं, इन द सेम वे यहाँ भी वही होगा, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट में ड्राइंग, फोर्थ में लिखेंगे ड्राइंग बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो 12/2 तो होगा ही, वो भी देख रहे हैं, कभी कभी होता है नीचे लिखा जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, तो सब देखना पड़ता है। तो देखिए ये हो गया 12/2। तो अब देखिए क्वार्टर में कितना का डिफरेंस होगा, 3 मंथ का होगा, क्योंकि क्वार्टर होता है 3-3 महीना पर, तो बिगिनिंग है इसलिए यहाँ पर +3 करेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, जितना डिफरेंस हो तो उतना ही ऐड होगा या उतना ही लेस होगा। यहाँ पर लिखेंगे 12/2 तो होगा, -3 नहीं +3 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है +3, तो ये हो जाएगा 7.5 मंथ, ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ड्राइंग ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसमें क्या लिखेंगे 12 - 3/2, यानी कि आ जाएगा 4.5 मंथ का, हाँ 5, ठीक है। देखिए ये हम ट्रिक बता दिए ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सब वाला याद करना पड़ेगा। हम एक फॉर्मूले ऐसा बता दिए ताकि आपको किसी तरह पूछेगा कि ड्यूरिंग द ईयर में निकाले तो कितना दिन का लगेगा ड्राइंग का इंटरेस्ट, बिगिनिंग ऑफ ईच ये मंथ है तो कितना दिनों का लगना चाहिए, तो आपको अपना फॉर्मूला पे सेट कर लीजिएगा। ये हो गया क्वार्टर हो गया। फिर हाफ ईयरली का मतलब ये होता है ड्यूरिंग द ईयर। अगर मान कर चलिए क्या था ड्यूरिंग दी मंथ है, हालांकि ड्यूरिंग दी मंथ नहीं इसको बोलेंगे, इसको थोड़ा काट लीजिए तो गलती है, ड्यूरिंग दी ईयर लिख लीजिए, साल के बीच में, ठीक ना। तो ड्यूरिंग दी ईयर कर लीजिए मंथ को काट करके, तो यहाँ पर 6 महीना का लगता है इंटरेस्ट, मतलब हाफ ईयरली हो गया। इसका मतलब इतना ही होता है इसमें। इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक। आज फर्स्ट डे इसलिए थोड़ा कम ही देर, ठीक है।